नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 सब्जेक्ट ड्राइंग चित्रकला की बात कर रहे हैं। और अपन पढ़ रहे थे चित्रकला। जैसे अपन ने पिछले क्लास में पढ़ा कि चित्रकला के प्रागैतिहासिक काल की प्रागैतिहासिक कला क्या है और प्रागैतिहासिक कला की विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है पहले। देखो, आज हम इस प्रागैतिहासिक काल का समय पढ़ेंगे। समय क्या है और इसके प्रमुख शैल चित्र कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अपन पहले यहां से शुरू करते हैं। आदिम मानव इस समय के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करता था, अतः उससे बचने के लिए वह इन्हें शक्तियों के रूप में पूजता था। इसकी इस सोच ने ही प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में पूजा एवं टोना टोटका आदि द्वारा इन शक्तियों का प्रसन्न करना चाहा। अपनी सफलता व शुभता के लिए अपनी उपासना को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसने इस शक्तियों का प्रतीक रूप अपने कला के रूप में शामिल किया। देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आदिम कला है और आदि मानव है, वो ये सोचता था कि कहीं जो मैं शिकार करता हूँ, जानवरों को मार के खाता हूँ, उन जानवरों की आत्मा मुझे कहीं मार न दे। मतलब जादू टोने के चित्र भी यहाँ पे अपने को बहुत से प्राप्त हुए हैं। जो शिलाएं हैं, दीवारें हैं, इन पर अपने को जादू टोने से संबंधित भी चित्र बहुत से प्राप्त हुए हैं, और वही बात इसमें बताई गई है। देखो, भारत में ज्यामितीय व प्राकृतिक अलंकरणों में आज भी प्राचीन समय के अनेक प्रतीक प्रचलित हैं, जैसे त्रिभुज, वृत्त, सर्प, सिंह, हस्ती, हाथी, मत्स्य, मछली, स्वास्तिक यानी जिसको सात्या बोलते हैं अपन, चक्र, अंड आदि मतलब अंडाकार। इस समय इस आदि मानव ने विशेष रूप से पाषाण अर्थात पत्थर, लकड़ी, मिट्टी का प्रयोग किया है। इस कारण इस काल को विद्वानों ने पाषाण युग माना है। मतलब इस युग में अधिकतर जो आदि मानव था उसने पाषाण पत्थरों का प्रयोग किया है, लकड़ी का प्रयोग किया है, मिट्टी का प्रयोग किया है, तो इसको आदि मानव के काल को पाषाण युग के रूप में माना गया है। ठीक है, इसके बाद में अपनी बात आती है अध्ययन की दृष्टि से आदि मानव के विकास क्रम को विद्वानों ने हिमयुग, प्रस्तर युग, धातु एवं सभ्यता काल के नाम से 50,000 वर्ष से 5,000 ईसा पूर्व तक के काल में विभाजित किया है। मतलब अध्ययन की दृष्टि से जो आदि मानव का विकास क्रम है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हिमयुग, प्रस्तर युग, धातु युग एवं सभ्यता काल। इन 4 युगों में आदि मानव के काल को, समय चक्र को विभाजित किया गया है, जिसका समय 50,000 वर्ष पूर्व से 5,000 वर्ष पूर्व तक का माना गया है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। 50,000 वर्ष पूर्व से 5,000 वर्ष पूर्व का इसका समय है। बहुत बार पूछा जाता है प्रागैतिहासिक काल का समय लिखिए, तो अपन लिखेंगे 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। देखो, इस प्रकार प्रगति के आधार पर पाषाण युग को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो प्रगति के आधार है, कैसे कैसे धीरे धीरे प्रगति होती गई चित्रों की, उसके आधार को भी पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल जिसको 30,000 से 25,000 माना गया है, मध्य पाषाण काल जिसको 25,000 से 10,000, और उत्तर पाषाण युग जिसे 10,000 से 5,000। ये मैंने बताया भी था पहले आपको। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। देखो, पूर्व पाषाण काल, इस युग के अवशेष विशेष रूप से औजार तथा हथियारों के रूप में मिलते हैं, जिनकी गहराई और आकार भद्दे हैं। जो भी उदाहरण प्राप्त हुए वह दक्षिणी भारत मद्रास शहर के पास आदि प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब, जो पूर्व पाषाण युग में जो हथियार अपने को प्राप्त हुए हैं वो भद्दे आकार के प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो जो भी प्राप्त हुए हैं वो मद्रास के पास, अंगोला, कुड़ापा मतलब इस साइड में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग, इस समय की बहुत कम सामग्री प्राप्त होती है। इस समय के आदि मानव ने पूर्व पाषाण युग के मानव के समान ही पाषाण, मतलब पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण लगभग एक जैसा है। इसमें ज्यादातर समानता है, मतलब इसमें असमानताएं ज्यादा नहीं है कि इसमें क्या हुआ, इसमें लगभग समानता है। लेकिन जो उत्तर पाषाण काल आता है, देखो उत्तर पाषाण काल की बात करें अपन, उत्तर पाषाण काल में क्या है कि इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हुए हैं और उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकतर बेलारी के पास प्रथम प्राप्त हुए हैं। इसमें कुछ उदाहरण बुंदेलखंड, आसाम तथा नागपुर की पहाड़ियां, मिर्जापुर, गाजीपुर तथा विंध्याचल कैमूर पर्वत श्रेणी में आदि प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में रहता था और उत्तर पाषाण युग का आदि मानव पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। कहने का मतलब जो पूर्व पाषाण था उसका सिर्फ सीमित जगह पे था। मध्य पाषाण काल का था
जो आदि मानव वो भी लगभग सीमित था, लेकिन उत्तर पाषाण का पूरे भारत में फैल गया और धीरे 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 विकास होता गया। धीरे धीरे पत्थर के औजारों से वो नुकीले पत्थर बनाने लगा, पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को मारने लगा और खाने लगा। देखो प्रमुख शैल चित्र, इनकी विशेषताएं मैंने आपको पहले बताई भी थी, ठीक है। लेकिन जो शैल चित्र हैं उनसे तात्पर्य है क्या है कि जो पर्वतों पर, जो पहाड़ों पर पत्थर हैं, गुफाएं बनी हुई हैं और नहीं बनी तो इन आदि मानवों ने पहाड़ों को काटकर उसमें गुफाएं बनाई और उन गुफाओं की दीवारों पर ये जानवरों को मारने के चित्र बनाते थे और उन चित्रों के माध्यम से ये सोचते थे कि मैं अभी इस चित्र को मार के इसका चित्र बना दूंगा मरता हुए का, तो कल मुझे ये जानवर प्राप्त हो जाएगा और मैं इसको मारकर खा लूंगा, मेरी उदर पूर्ति कर लूंगा। इस प्रकार अनेक जगहों से अपने को शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ऐसे शैल चित्र अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? होशंगाबाद, सिंघनपुर, बुंदेलखंड, मिर्जापुर, रायगढ़, हरणी आदि जगहों से अपने को जो ये चित्र हैं ये प्राप्त हुए हैं। और इन चित्रों का जो मूल रूप जो चित्र का है वो नदियों के किनारे ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहां पर पानी की व्यवस्था भी इनके पास रहती थी। नदियों के किनारे जो जानवर होते थे वो भी पानी पीने आते थे, तो इस प्रकार ये जानवरों के जो पानी पीने आते थे उनको मारते थे और फिर खाते। तो ज्यादातर जो भी ये शैल चित्र अपने को प्राप्त हुए हैं वो कहाँ? पहाड़ों में, और वो भी नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। समझ गए बच्चों? इसके बाद में अपन पढ़ते हैं। देखो कुछ जगह, जैसे ये अपने को मैंने टॉपिक लगाया है, उत्तर प्रदेश में बघई, कंठाकोट, लखनिया, कोहर, घोड़मंगर, लहुरिया, महदरिया और शैल चित्रों के मुख्य केंद्र है। राजस्थान में चंबल नदी की घाटी, मतलब चंबल नदी के किनारे भी ये चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मुख्यतः ये शिला चित्र कोटा, झालावाड़, दर्रा, छोटी सादड़ी, चित्तौड़, अजमेर, आबू क्षेत्र एवं बूंदी क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। बूंदी क्षेत्र में शताधिक शिलाश्रयों की खोज की जा चुकी है। इनमें से गरडा, रामेश्वर, महादेव एवं भीलमत मुख्य हैं। मतलब अनेक प्रकार के चित्र प्राप्त हो चुके हैं जो राजस्थान में भी हैं। मतलब आदि मानव के जो चित्र हैं वो अपने को राजस्थान में भी प्राप्त हुए हैं। ये जो राजस्थान है यहाँ भी आदि मानव से संबंधित चित्र अपने को प्राप्त हुए हैं। पहले वैसे तो आदि मानव पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, लेकिन अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इससे संबंधित अपने को बहुत से चित्र प्राप्त हुए हैं। और इनका जो मुख्य विषय था वो था आखेट। याद रखेंगे इस बात को, आदि मानव का मुख्य विषय क्या था? आखेट, शिकार करना। ठीक है। इसके बाद अपन इसकी बात करें तो मिर्जापुर, देखो मिर्जापुर भंडारिया में भी अनेक पशु आखेट शिकार चित्र आकर्षित पाए गए हैं। मतलब अनेक प्रकार के शिकार के दृश्यों को बनाया गया है। बुंदनी, रहेली, होशंगाबाद का नाम भी प्राकृतिक काल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक शिलाश्रय पर मोर का विशाल चित्र अंकित है। एक स्थान पर वन देवी का चित्र है। मतलब वन देवी और मोर का चित्र, ये याद रखेंगे। वन देवी और मोर का चित्र कहाँ स्थित है? बुंदनी, रहेली नामक भी प्राकृतिक चित्रकला के प्रसिद्ध है यहाँ पर, ये याद रखेंगे। बुंदनी और होशंगाबाद। मतलब आपको पूछा जाए मोर का चित्र कहाँ है? होशंगाबाद। वन देवी का चित्र कहाँ है? होशंगाबाद। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। दूसरी एक और बात है जो क्षेपांकन पद्धति। ये देखो, ये क्षेपांकन मतलब छापा लगाकर बनाए गए चित्र। क्षेपांकन पद्धति के चित्र भी ज्यादातर कहाँ बनाए गए हैं? होशंगाबाद। कहाँ बनाए गए? होशंगाबाद। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तीसरी बात है हिरण का आखेट, हिरण का शिकार करते हुए चित्र कहाँ बनाया गया है? होशंगाबाद में। हिरण का आखेट करते हुए चित्र भी कहाँ बनाया गया है? होशंगाबाद में। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। बाकी अपन जो भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।